तो बच्चे आज की क्लास में आप लोग ये क्वेश्चन देखे हैं। फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, z2 इक्वल टू आयोटा एंड z3 इक्वल टू 0 इनटू द पॉइंट्स w1 इक्वल टू 0, w2 इक्वल टू आयोटा, w3 इक्वल टू इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली। वो क्या कह रहा है? कहता है एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। अब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कल भी प्रूव करवाया था कि अपने आप में कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है। तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आंसर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी की फॉर्म में आएगा। बाइलीनियर प्रूव करने के लिए जब भी बोलेगा तो इसका मतलब कैसी भी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि बाइलीनियर अपने आप में कई सारी ट्रांसफॉर्मेशंस का कॉम्बिनेशन होती है। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए वो एक बाइलीनियर तो होती है, क्योंकि बाइलीनियर के ही स्पेशल केस हैं बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस। क्वेश्चन में देखो क्या कहता कोई भी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो जिनके लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको जेड प्लेन में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, z2 इक्वल टू आयोटा, z3 इक्वल टू 0। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इनटू द पॉइंट्स और उनकी इमेजेस w प्लेन में, यानी z1 पॉइंट की इमेज w1, z2 पॉइंट की इमेज w2 और z3 पॉइंट की इमेज w3। ये तीनों चीजें दे रखी है। तो बस आपको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम टैकल, पेपर में कई बार पूछा गया है इसलिए स्पीड से कर रहा हूँ और अच्छे से हो भी जाएगा। z1 आपको इन्फिनिटी दिया हुआ है, z2 आपको आयोटा दिया हुआ है और z3 आपको 0 दिया हुआ है। इनके कोरस्पॉन्डिंग w1 आपको 0, w2 आपको आयोटा और w3 आपको इन्फिनिटी दे रखा है। इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखोगे, जो पॉइंट इन्फिनिटी दिया हुआ है तो आप हमेशा उस पॉइंट को कॉमन लोगे, जिससे वो अपॉन में जाएगा और अपॉन में इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी क्या बनाएगा, 0। तो ये कंसेप्ट रहेगा। तो बच्चे अब तुम खुद सोचो, 3 पॉइंट 3 इमेज, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्रॉस रेशियो। तो कहीं भी हेडिंग में नहीं है क्रॉस रेशियो का यूज करो, पर आपका खुद का दिमाग काम करना चाहिए कि जब भी 3 पॉइंट देगा और उनकी 3 इमेजेस देगा तो हमेशा क्रॉस रेशियो से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, वही हमारी क्या होगी, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने लिखा बाय क्रॉस रेशियो। तो सेक्शन बी में 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, देख जाना। क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला कल तुम्हें याद रखने की टेक्निक बताई थी। 4 बार लिखो w, 4 बार लिखो z। सेम इधर भी, सॉरी इधर w आएंगे सारे, इधर सारे z आएंगे तो z लिख दो सारे। तो ये बनेगा बच्चे z माइनस जेड, z माइनस जेड। तो बच्चे फीसों का कितनी बार कहूँ, मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा। तो बच्चे फीस जमा करवाएं भाई, पूरी कंप्लीट फीस जमा कराएं कॉम्प्लेक्स की बुक तक। जिन्होंने तीनों पेपर किए हैं बच्चे, जिन्होंने सिर्फ ये किया है तो वो इसकी करवाएं। 2000 रुपये पर पेपर है बच्चे फीस। ये लिखने के बाद, इतना काम करने के बाद 1 2 3 लिखना होता है। इसमें पहले वाले w को छोड़ते हैं, 1 2 3 और नीचे स्टार्टिंग से ही 1 2 3। तो ये कल याद करवाया था। z में भी सेम, पहले को छोड़ दो 1 2 3, फिर पहले से लग जाओ 1 2 3। तो ये फॉर्मूला कल तुम्हें याद करवाया था बच्चे। अब सारी वैल्यूज गिवन है वो रखेंगे, पर ध्यान, z के अंदर z1 इन्फिनिटी है तो पहले आप z1 को कॉमन लेंगे। ऐसे w वालों में w3 इन्फिनिटी है तो w3 क्या लोगे, कॉमन। क्योंकि अगर अभी सारे पॉइंट रख दोगे तो इन्फिनिटी माइनस कुछ भी इन्फिनिटी, तो इधर भी इन्फिनिटी बन जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी, आंसर तो आएगा ही नहीं। हमें तो एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो आप ध्यान रखेंगे, जिस भी क्वेश्चन में जो पॉइंट इन्फिनिटी दे रखा होगा पहले उस चीज को कॉमन लेंगे, फिर पॉइंट पुट करेंगे। तो बच्चे z वालों में तो z1 इन्फिनिटी है तो मैं यहां वाले पूरे में जहां जहां जिस स्टेप में z1 है उसको कॉमन लूंगा, और w वालों में w3 इन्फिनिटी है तो मैं यहां जहां जहां w3 है उनको कॉमन लूंगा। तो देखो स्टेप क्या बनेगा, इसमें w3 नहीं है एज इट इज, तो बच्चे w माइनस w1 एज इट इज। इसमें से w3 कॉमन लिया, w3 कॉमन लेंगे तो w2 के अपॉन में चला जाएगा w3 माइनस का 1। भाई इसमें w3 कॉमन लेंगे तो इसके पास w3 है ही नहीं, अपॉन में जाएगा, और इसमें से कॉमन ही ले लिया तो ये 1 बचा। ऐसे ही अपॉन में आ जाओ, इसमें w3 है ही नहीं, पड़ा रहने दो, और इसमें से w3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस w अपॉन w3। इससे बेनिफिट, ये जो इन्फिनिटी बनाने वाली चीज थी
वो कॉमन लेने की वजह से ख़त्म हो गई, और जहाँ पर बची है वो अपोन में है। अपोन में पुट करेंगे, जैसे इन्फिनिटी यहाँ रखूँगा तो किसी के भी अपोन में इन्फिनिटी 0, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम काम Z1 इन्फिनिटी है तो Z1 कॉमन लेंगे, तो Z1 कॉमन ले लो, अंदर बनेगा Z/Z1 -1, इधर तो Z1 है ही नहीं, एज इट इज Z2 - Z3 अपॉन, नीचे भी Z1 कॉमन ले लिया तो 1 - Z2 अपॉन Z1, और बच्चे इधर तो Z1 है ही नहीं तो एज इट इज Z3 - Z, इधर भी Z1 से Z1 क्या हो गया, कैंसल आउट। अब सारे पॉइंट्स पुट कर दो, तो जो जो गिवन है वो मैं रख रहा हूँ। W तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, पढ़ा रहेगा, ये तो एज अ वेरिएबल है। ये पॉइंट्स हैं। W1 की वैल्यू 0, तो बच्चे 0 रख दी। फिर W2 की वैल्यू आयोटा, W3 की वैल्यू इन्फिनिटी, माइनस का 1 तो माइनस का 1, सिर्फ पॉइंट पुट कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। W1 - W2 तो 0 माइनस आयोटा, वैल्यू रख दी। 1 माइनस W की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो वेरिएबल है, W3 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो। सेम काम यहां पर पॉइंट पुट कर दो, तो बच्चे Z तो Z है, वेरिएबल है, Z1 की वैल्यू इन्फिनिटी -1, 2 - 3 तो Z2 की वैल्यू आयोटा और Z3 की वैल्यू 0 अपॉन 1 माइनस Z2 की वैल्यू आयोटा और Z1 की वैल्यू इन्फिनिटी, Z3 की वैल्यू 0 और Z की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है क्योंकि वो वेरिएबल है। सारी वैल्यूज रख दी, सोल्व कर दो। बच्चे किसी के अपॉन में इन्फिनिटी 0, तो ये स्टेप्स देखो क्या बनेंगे, W - 0, ये बन गया 0 - 1, ये बना माइनस का आयोटा, ये बना किसी के अपॉन में इन्फिनिटी 0 तो 1 - 0 1, बराबर में देख लो किसी के अपॉन में इन्फिनिटी 0 तो ये बना -1, ये बना आयोटा, नीचे बना 1, ये तो 0 हो गया स्टेप, और ये बचा माइनस का Z, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट, तो ये तो बना आयोटा अपॉन Z, और यहाँ पर देखो इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट, ऊपर तो बचा सिर्फ W और नीचे बचा आयोटा, तो ओवरऑल स्टेप्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, W अपॉन आयोटा बराबर आयोटा अपॉन Z, ये आयोटा उधर भेज दो, तो बच्चे ये बना W बराबर आयोटा स्क्वायर अपॉन Z, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अपॉन Z, तो W बराबर क्या आ गया, -1 अपॉन Z। किस टाइप की बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इन्वर्जन टाइप की। ये क्वेश्चन खत्म बच्चे, तो सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था, तो भी बच्चे पूरे मार्क्स नहीं लेकर आते इन क्वेश्चंस में। ध्यान क्या रखना था, ध्यान मेन ये रखना था कि आपके पास जो इन्फिनिटी पॉइंट्स दे रखे हैं, कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए हमेशा जो पॉइंट इन्फिनिटी दिया हुआ है उसको पहले कॉमन निकाल लें, जिससे वो फैक्टर खत्म हो जाए और फिर आपका डिजायर आंसर आपको मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल और स्वीट सा क्वेश्चन था बच्चे, इसको नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा है, बस है कुछ भी नहीं। आपको मैंने जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था इस कॉम्प्लेक्स की बुक में, तो आपको मैंने जेड प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखवाई थी, तो मैं एक बार नोट लगाकर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देता हूँ जिससे आपको याद आ जाए। तो नोट लगाकर लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जेड प्लेन। जेड प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी दी जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नोट लगाकर लिख लेना अपने नोट्स में, लिखवा भी रखी है। तो जेड प्लेन में सर्कल की इक्वेशन कैसी दिखती है, जेड इंटू जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस बी जेड बार प्लस C1, जहां पर बी बार बी C1 ये सभी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। ये सभी क्या है बच्चे, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो ऊपर लिखा है बच्चे, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है किस प्लेन में, जेड प्लेन में। अगर सिंपल एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल ये सुनी हुई है, x² + y² + 2gx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, 2fy + c = 0, ये तो एक्स वाई प्लेन में। पर अगर जेड कोऑर्डिनेट्स में अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करनी है तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर बी बार बी C1 ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। देखो बी के ऊपर बार है तो यहाँ पर जेड, और जहाँ पर सिंपल बी है वहाँ पर जेड के ऊपर क्या लगेगा, बार। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे बच्चे।
अब ये क्यों लिखवाई है, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट सुन रहे हैं, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ बच्चे, तो ये नोट के रूप में लिख लेना और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 5.4, सिंपल सी थ्योरम है, पेपर में पूछी जा सकती है, सारे इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ सारा काम। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये 2 या 3 दिन का चैप्टर रह गया बच्चे, बस कॉम्प्लेक्स की बुक खत्म, फिर मैट्रिक्स पे शुरू करेंगे। मैप्स सर्कल और स्ट्रेट लाइन को हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा, सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन, इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। सुने क्या कह रहा है, कहता कि अगर जेड प्लेन में कोई सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो उस पर अगर आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो फिर हमें डब्ल्यू प्लेन में भी फिर क्या मिलेगा, सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन। यानी क्वेश्चन में अगर एक सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो वो डब्ल्यू प्लेन में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चे अपने तो सर्कल के लिए काम कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए करने की जरूरत नहीं है, ना ही पेपर में कभी पूछता। तो बच्चे जो मैं लिखवा रहा हूँ पेपर में बस ये वाली हेडिंग आ जाए तो आप ये वाला आर्टिकल परफॉर्म करोगे। दिया क्या गया है फिर से सुन लो, जेड प्लेन में कोई भी सर्कल या स्ट्रेट लाइन लेकर चलोगे और उस पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाओगे तो रिजल्ट डब्ल्यू प्लेन के अंदर एक सर्कल या फिर क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो बच्चे लिखने का तरीका, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग प्रूफ में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो गिवन है, तो क्या लिखेंगे, गिवन। अब बाइलिनियर आपको रटी हुई है AZ प्लस B CZ प्लस D, थ्योरमों के अंदर बाइलिनियर लेकर चलेंगे तो हमेशा ये लेकर चलेंगे, बाकी सब भी बाइलिनियर का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है। W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। जेड प्लेन में सर्कल या स्ट्रेट लाइन लेकर चलना है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जेड प्लेन, अभी नोट लगवाया है, एज इट इज लिख देता हूँ, जेड इंटू जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, 2 दे दो इसको, 1 इसको दे दो, वेयर बी बार बी C1 ऑल आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। C1 नाम क्यों दिया बच्चों, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपको जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसमें C ऑलरेडी यूज हो रखा है, फिर अगर उधर भी C ले लोगे तो फिर ये वाला C और ये वाला C कंफ्यूजिंग करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही नाम अलग रख दिया C1। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में ये वाली लाइन पूरी कॉपी पेस्ट कर देना, मैं नहीं लिख रहा। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स टू प्रूव, ये लिखनी है। उसके बाद तो ये जो मैंने ब्रैकेट सा लगाया है उसमें आप यही वाला स्टेटमेंट एज इट इज लिख देना और फिर उसको समझाना कि इसका मतलब क्या प्रूव करना है। इसका मतलब प्रूव करना है डब्ल्यू प्लेन में भी अगर यहाँ एक सर्कल लेकर चले हो तो डब्ल्यू प्लेन में भी एक सर्कल मिलेगा। अब डब्ल्यू प्लेन में सर्कल की शक्ल कैसी होगी, सारे जेड जेड की जगह डब्ल्यू 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 कर दो, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस कॉन्स्टेंट्स कुछ चेंज हो जाएंगे, तो बी की जगह कुछ गामा लिख दिया, जेड बार की जगह डब्ल्यू बार, बी बार की जगह गामा बार, जेड की जगह डब्ल्यू, और यहाँ पर भी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो कुछ डेल्टा इक्वल टू 0, ये लेकर आना है। यानी हम अगर जेड प्लेन में एक सर्कल लेकर चले हैं तो डब्ल्यू प्लेन में ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो चीज़ मिलेगी वो भी एक सर्कल ही मिलेगा। और डब्ल्यू प्लेन में शक्ल कैसी होगी, जेड प्लेन में जेड जेड होते थे तो डब्ल्यू प्लेन में सारे डब्ल्यू 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 होंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएंगी, और यहाँ पर ये चीज़ें भी सारी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। तो हमें ऐसा कुछ लेकर आना है। तो बच्चे बस ऐसा कुछ लेकर आने के लिए जो चीज़ गिवन है उसको बुला लेंगे। तो इक्वेशन 2 गिवन है और इक्वेशन 1 गिवन है, 2 और 1 का आपस में यूज़ करके कुछ सोल्व कर लेते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो क्वेश्चन खत्म, नीचे लाइन लिख देंगे, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। यानी सर्कल लेकर चलोगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो डब्ल्यू प्लेन में भी क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। तो बच्चे ये लाइन बेसिकली आपको प्रूव करनी है। तो अब आप ध्यान से सुने,
इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हमें गिवन है। इक्वेशन 2 के अंदर क्या क्या रखना है, जेड रखना है और जेड बार रखना है, बस पूरे क्वेश्चन में यही तो चीज़ रखनी है। तो इक्वेशन 2 में जेड और जेड बार की वैल्यू चाहिए और वो कैसे निकलेगी, वो यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ से मेरा मकसद जेड का मान निकालना है, तो मैं पहले जेड का मान निकालूंगा। जेड आ गया तो जेड बार निकालना तो बहुत आसान है, बार लगा देंगे सब पे और फिर वो दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा मेरा। तो मैं लिखता हूँ बच्चे, उसके बाद आप लोग नोट कर लेना। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले, क्योंकि W बराबर अपने को गिवन है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। मकसद हम देख चुके हैं, जेड निकालना है, तो पहले इस वेक्टर को इधर मल्टीप्लाई किया, W सी जेड प्लस डी। अच्छा एक लाइन साथ में लिख दो, जहाँ पर तुम्हें बताया है इसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स लिखवाया हुआ है बाइलिनियर के अंदर, ऑल आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट। फिर से जमा करा दो भाई बच्चे आज। तो ये यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई, बराबर में चल रहा है ए जेड प्लस बी। जेड की वैल्यू निकालनी है तो पहले डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी बराबर ए जेड प्लस बी। पेपर होंगे साथ साथ पढ़ लो, डेट शीट निकालते ही टाइम नहीं लगेगा, फिर नहीं पढ़ पाओगे। अब जेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जेड वाली टर्म से एक तरफ करनी पड़ेगी, तो इस टर्म को इधर और इसमें जेड है ही नहीं उसको उधर भेज दो। तो डब्ल्यू सी जेड, ये स्टेप इधर आकर माइनस का हो गया और ये स्टेप उधर जाकर माइनस का हो गया, तो बी माइनस डब्ल्यू डी। जेड कॉमन ले लो क्योंकि जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बना बच्चे डब्ल्यू सी माइनस ए बराबर बी माइनस डब्ल्यू डी। जेड की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फैक्टर इसके अपोन में चला गया, तो जेड की वैल्यू बेसिकली आ गई बी माइनस डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू सी माइनस ए। ये जेड की वैल्यू आ गई। अब जेड आ गया तो जेड बार निकालना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, एंड जेड बार इज इक्वल टू, सब पे बार लगा दो, तो बी के ऊपर, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स का मतलब आयोटा की फॉर्म में है और आयोटा वालों के ऊपर बार का इफेक्ट पड़ता है भाई, प्लस आयोटा हो तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इसका मतलब बार का इफेक्ट पड़ेगा। तो सब पे बार लगा दो, डब्ल्यू बार, डी बार, डब्ल्यू बार, सी बार, ए बार। जेड की वैल्यू भी आ गई, जेड बार की वैल्यू भी आ गई, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ जेड एंड जेड बार इन इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे मैं यहाँ से क्वेश्चन मिटो रहा हूँ, तुम लोग यहाँ तक आराम से नोट कर लो, फिर मेरे को इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो मैं ऊपर से सारा क्वेश्चन मिटो रहा हूँ और वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो मैंने देखो क्या लिखा, तो यहाँ तक नोट करने के बाद लिखोगे पुट द वैल्यूज ऑफ जेड एंड जेड बार इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां जहां जेड और जेड बार आ रहे हैं उनकी ये वाली वैल्यूज उठाकर रख दो। सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ लिखने में बड़ा आर्टिकल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बच्चे ध्यान से देखना, मैं वैल्यूज रखने जा रहा हूं, तो तुम्हारे लिए मैं इसको दिखा रहा हूं, तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन को वापस बुला लेता हूं। इक्वेशन 2 है आपके पास, जेड जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस बी जेड बार प्लस C1 इक्वल टू 0। मैंने बुला लिया, अब मैं डाटा रख के दिखा देता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम भी ऐसे लिख देना। जेड की वैल्यू तो रख दो ये वाली, तो जेड की वैल्यू है हमारे पास, तो थोड़ा सा छोटा लिखूंगा जिससे पूरा आर्टिकल ढंग से समझ आ जाए। डब्ल्यू सी माइनस ए, ये तो वैल्यू है जेड की, इंटू जेड बार की वैल्यू है बी बार माइनस डब्ल्यू बार डी बार अपॉन डब्ल्यू बार सी बार माइनस ए बार। ये तो हो गई जेड इंटू जेड बार, प्लस का बी बार एज इट इज, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जेड की वैल्यू तो है वो रख दी, बी माइनस डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू सी माइनस ए प्लस डी एज इट इज। जेड बार की वैल्यू भी है हमारे पास, बी बार माइनस डब्ल्यू बार डी बार अपॉन डब्ल्यू बार सी बार माइनस ए बार। और बच्चे प्लस का क्या चल रहा है C1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। तो बच्चे मैं सारा मिटो रहा हूँ, अब इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। मकसद तुम्हें पता है, हमें W प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल लेकर आनी है। तो देखो कैसे लेकर आएंगे, यहाँ तक करने के बाद कंटिन्यूटी के अंदर एलसीएम ले सकते हैं, और कुछ तो सोच ही नहीं पा रहे, तो एलसीएम ले लें आप लोग। एलसीएम अगर देखें तो ये भी एलसीएम आएगा और ये भी आएगा, तो बच्चे पूरे का एलसीएम तो ये और ये दोनों आएंगे और वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म भी हो जाएंगे। तो ये स्टेप अपने मूंजबानी कर रहे हैं। पूरी इक्वेशन में एलसीएम, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों आएंगे और वो उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म भी हो जाएंगे। तो स्टेप देखो क्या बचा, जब आपने ये दोनों एलसीएम ले लिए तो इधर तो सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, तो बच्चे b माइनस डब्ल्यू डी
बी बार माइनस डब्ल्यू बार डी बार। इधर तो एलसीएम ये दोनों ही आ गए तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं एलसीएम का, इधर फर्क पड़ेगा। बी बार तो चल ही रहा है, डब्ल्यू सी माइनस ए से डब्ल्यू सी माइनस ए वाला एलसीएम तो खत्म हो गया, और एलसीएम में ये दोनों बंदे आए थे तो ये वाला फैक्टर इसके साथ इधर पर मल्टीप्लाई होगा, तो बी माइनस डब्ल्यू डी तो चल ही रहा है। और ये वाला एलसीएम से ये एलसीएम तो खत्म, पर ये एलसीएम तो इसके पास नहीं है, तो ये एलसीएम तो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू बार सी बार माइनस ए बार। अब इधर आ जाओ, प्लस का बी, ये वाले एलसीएम से ये वाला एलसीएम तो कैंसिल आउट, पर ये वाला एलसीएम तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये फैक्टर तो चलेगा ही, बी बार माइनस डब्ल्यू बार डी बार, और उसके साथ कौन सा एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, ये सिंपल वाला डब्ल्यू सी माइनस ए। बचे इतना काम करो। फिर प्लस के C1 में तो कोई एलसीएम है ही नहीं, तो प्लस के C1 के साथ तो ये दोनों एलसीएम ही मल्टीप्लाई होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा, प्लस का C1 और उसके साथ डब्ल्यू सी माइनस ए वाला एलसीएम भी आएगा, और डब्ल्यू बार सी बार माइनस ए बार ये वाला एलसीएम भी आएगा, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0, क्योंकि जो नीचे एलसीएम था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0। अब ये पूरे ब्रैकेट्स खोल दो, सारे मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तो सिर्फ बड़ा है बाकी कुछ नहीं है, b इंटू बी बार, b का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b डब्ल्यू बार डी बार, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो w डी बी बार, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस w डब्ल्यू बार डी डी बार। ऐसे ये सारे फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो देखो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे और उनका सभी का किससे मल्टीप्लाई, b बार से, तो मैं तो कर रहा हूँ साथ साथ, तो ध्यान से ये आप अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा सकते हो। तो ये पहला स्टेप बनेगा जी, बी बार बी डब्ल्यू बार सी बार, बी बार बी बार बी ए बार माइनस का, फिर ये वाला बंदा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी बार डब्ल्यू डी डब्ल्यू बार सी बार, और ये वाला फैक्टर जब इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस तो पहले हो गया प्लस, और ये ओवरऑल प्लस का बनेगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस का बी बार डब्ल्यू डी ए बार। बच्चे ये वाले पूरे चीज़ें भी मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब ऐसे ये वाला मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, खुद भी कर सकते हो। तो ये बंदा इससे मल्टीप्लाई और उसका बी से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा बी बार डब्ल्यू सी। ऐसे ये और ये स्टेप मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी बार ए, फिर ये स्टेप मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का बी डब्ल्यू बार डी बार डब्ल्यू सी, और ये स्टेप मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया बी डब्ल्यू बार डी बार ए। ये हो गए मल्टीप्लाई। इधर भी सेम काम कर दो मल्टीप्लाई करके, तो ये स्टेप बनेगा जी C1 डब्ल्यू बार सी बार, फिर बनेगा माइनस का C1 ए बार, 2 मिनट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो कंटिन्यू में चल रहे हैं तो फिर कंटिन्यू में चलने दो। ये बनेगा माइनस का C1 डब्ल्यू सी ए बार, फिर अगला स्टेप करेंगे तो माइनस का C1 ए डब्ल्यू बार सी बार, और माइनस माइनस प्लस तो C1 ए बार। बच्चे ये स्टेप तुम खुद कर सकते हो, इसमें बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर स्टेप आ गया। अब कॉमन किस तरीके से लेंगे वो इम्पोर्टेंट है बच्चे। माइंड में आपको जो चीज़ प्रूव करनी है वो याद रखनी है। माइंड में है अपने डब्ल्यू बार, तो मैं टिक कर रहा हूँ जिनमें डब्ल्यू बार आ रहा है, तो देखो ध्यान से डब्ल्यू बार डब्ल्यू बार डब्ल्यू बार और डब्ल्यू बार। चेक करो इस पूरे बोर्ड पे 4 स्टेप्स टिक किए हैं जिनमें से डब्ल्यू बार कॉमन आ रहा है, तो डब्ल्यू बार कॉमन ले लिया। तो फॉर्मेट अपने को याद है कि लेकर कौन सी आनी है, ये टाइप की इक्वेशन, तो उसको बना रहे हैं उस हिसाब से। डब्ल्यू बार इन 4 स्टेपों में से कॉमन आ रहा है, तो इन 4 स्टेपों में से कॉमन लेने के बाद बचता क्या है, डी बार। इसमें से डब्ल्यू बार कॉमन लेते हैं तो माइनस का कैपिटल बी बार डी सी बार। फोकस तुम जिन पे टिक किया होगा उन पे रखो। डब्ल्यू बार कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा माइनस का बी डी बार सी, और यहाँ से डब्ल्यू बार कॉमन लेंगे तो प्लस का C1 सी बार। ये लो जी। अगला
अगला स्टेप ध्यान से देखो, अपने नोट्स में जो लाइन 2 प्रूव में लिखी है वहां लिखा हुआ है गामा इंटू डब्ल्यू बार, यानी डब्ल्यू बार वाले स्टेप छांटने हैं। तो डब्ल्यू बार वाले तो खत्म हो गए, अब मैं छांट रहा हूं डब्ल्यू वाले, फिर एक बार डब्ल्यू बार वाले। तो पहले डब्ल्यू वाले छांट लेते हैं, ये लो डब्ल्यू वाले छांट रहे हैं, तो सिर्फ डब्ल्यू वालों पे फोकस रखना। तो मैं उनको एक स्पेशल सिंबल दे रहा हूँ स्टार। तो बच्चे डब्ल्यू वाले ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, ये रहा डब्ल्यू, तो इसको देता हूँ मैं स्टार। फिर ये तो इसको डब्ल्यू मत गिन लेना, ये तो डब्ल्यू बार पूरा इकट्ठा था, तो ये तो खत्म ही हो चुका है स्टेप। स्टार सिर्फ डब्ल्यू वालों को देना जिसमें सिर्फ डब्ल्यू आएगा, ना तो डब्ल्यू बार आएगा साथ में ना कुछ और। ये डब्ल्यू, सिर्फ डब्ल्यू वाले, ये भी डब्ल्यू, और देखो डब्ल्यू वाले 4 आएंगे, 4 ही वो आएंगे, ये तो हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये रहा डब्ल्यू, 4 स्टार दिख रहे हैं तुम्हें, चारों स्टार में से डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, तो डब्ल्यू कॉमन आ रहा है तो ये स्टेप तो माइनस का। अच्छा यहाँ पर से भी डब्ल्यू कॉमन आ रहा है तो ये स्टेप प्लस का, तो मैं पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ। तो पहले मैं इसको ले रहा हूँ, प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बी बार डी ए बार। अब ये माइनस वाला ले लेते हैं, माइनस का डी बी बार। फिर डब्ल्यू वाला एक ये रहा, प्लस का बी बार सी, और एक डब्ल्यू का ये रहा माइनस का C1 CA बार। ये सारे डब्ल्यू वाले छांट दिए। ऐसे ही 4 स्टेप तुम्हें डब्ल्यू बार वाले दिखेंगे, तो प्लस लगाकर लिखा हमने डब्ल्यू बार और 4 स्टेप छांट देते हैं। डब्ल्यू बार वालों को एक अलग सिंबल दे देते हैं। तो बच्चे डब्ल्यू बार वाले एक तो ये रहा, अब इनको नाम ना देकर मैं इनको राउंड कर रहा हूँ जिससे तुम्हें बहुत ही आसानी से दिख जाए। ये रहा डब्ल्यू बार, और डब्ल्यू बार वाले ढूंढो। तो पेपर में मुश्किल यही आर्टिकल आना, पर आ जाए तो कोई खास बात नहीं है बच्चे, फ्री के मार्क्स ही हैं। ये लो तुम्हें 4 राउंड की हुई चीज़ें दिख रही हैं, उनमें से डब्ल्यू बार कॉमन आ रहा है, तो डब्ल्यू बार कॉमन लेंगे तो माइनस का बी डी बार, और यहाँ से डब्ल्यू बार कॉमन लेंगे तो बी डी बार ए। तो पहले मैं प्लस वाला लिख देता हूँ, तो ये वाला स्टेप पहले लिख रहा हूँ, डब्ल्यू बार कॉमन आ गया बी डी बार ए, इसमें से डब्ल्यू बार कॉमन आएगा तो माइनस का बी डी बार, इसमें से डब्ल्यू बार कॉमन आएगा, राउंड कहाँ गया, ये रहा, तो प्लस का पी बार बी सी बार, और इसमें से डब्ल्यू बार कॉमन लेंगे तो माइनस का C1 ए सी बार। ये लो जी, ये डब्ल्यू बार वाले भी कॉमन ले लिए। और अब 4 स्टेप जिनको कोई निशान नहीं दिया वो इकट्ठे कर दो, तो बी बी बार, ये सारे कांस्टेंट हैं। 4 स्टेप दिखेंगे तुम्हें, एक ये स्टेप माइनस का बी बार बी ए बार, और देखो एक ये स्टेप माइनस का बी बार ए, और एक स्टेप और दिख रहा होगा, ये रहा C1 ए बार। इक्वल टू में तो क्या ही चल रहा है, 0। तो बच्चे इस तरीके से आपको इस स्टेप्स को सोल्व करना था। इतना काम करने के बाद बच्चे अब ये सी को बस लिख देना, दैट रिप्रेजेंट। अच्छा इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, तो डब्ल्यू बार, इस पूरे को कुछ भी नाम दे देना, कुछ साथ में आ गया कोई खास बात नहीं है, ए लिख दिया, प्लस डब्ल्यू, अब इसको डब्ल्यू, तो इस पूरे को एक नाम दे देना गामा बार, प्लस ये डब्ल्यू बार है, जब बार है तो इधर सिंपल, तो इस पूरे को नाम दे दिया सिंपल गामा, और इस पूरे को एक नाम दे दिया डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब आप कंफ्यूज मत होना कि ए साथ में आ गया, कोई खास बात नहीं है, इसका कोफिशिएंट यूनिट यानी 1 ना होकर ए के रूप में है। नीचे लिख देना वेयर दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। यही लेकर आनी थी कि अगर जेड प्लेन में एक सर्कल लेकर चले हैं तो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद डब्ल्यू प्लेन में भी एक सर्कल की इक्वेशन ही मिल रही है। वेयर, अब मैं ये नहीं लिख रहा, ए अपनों ने इस पूरे को माना है, गामा और गामा बार, गामा किसको माना है, इसको, तो मैं तुम्हें एक चीज शो करवा रहा हूं, गामा हमने इसको माना है, तो बी डी बार ए माइनस बी डी बार प्लस बी बार बी सी बार माइनस C1 ए सी बार। और बच्चे मैंने गामा बार इसको नाम दिया है, तो गामा बार जिसको मानना है उसको भी लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, बी बार डी ए बार माइनस डी बी बार। मैं तुम्हें ये चीज़ शो करवा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता लगेगा तुम्हारी कैलकुलेशन सही है या नहीं, वो ये स्टेप बता देगा बच्चे, माइनस C1 सी ए बार, ठीक है।
और बच्चे इस पूरे को तुमने नाम दिया डेल्टा, वो तुम खुद लिख देना, उसकी मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल खत्म बच्चे, ये थ्योरम खत्म। अब सुनो, ये चीज़ सही है भी या नहीं लिखी तुमने, सही है भी या नहीं, उसका पता लगाने के लिए देखो, गामा तुमने जिस चीज़ को नाम दिया है तुम उसके ऊपर बार अप्लाई करो, ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली आनी चाहिए। तो देखो गामा के ऊपर बार लगाएंगे तो गामा बार, जब बार लगाएंगे तो बी के ऊपर बार लग जाएगा, डी बार का बार, किसी के बार का बार खुद सिंपल, तो डी बार का बार क्या हो जाएगा, डी, ए के ऊपर बार लग जाएगा। ऐसे इसमें आ जाओ, बी के ऊपर तो बार लग जाएगा और डी के ऊपर बार का बार डी, यही तो आ रहा है। बी के ऊपर बार का बार बी, बी के ऊपर बार लग जाएगा और सी बार का बार क्या होता है, सी। ऐसे ही स्टेप पे आ जाओ, C1 तो कांस्टेंट है एज इट इज, ए के ऊपर बार लग जाएगा और सी बार का बार क्या है, सी। तो बिल्कुल सही स्टेप आ रहा है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो कि जो हमारे पास गामा और गामा बार की वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल जो हमने गामा जिस चीज़ को मानना है उसका बार करने पर एग्जैक्टली वही गामा बार आ रहा है जो हम डायरेक्ट निकालने की सोच रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। ये पेपर में करके नहीं दिखानी, पेपर में तो बस इतना लिखना है और नीचे लाइन वापस लिख देना, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। तो कल करेंगे बच्चे कंटिन्यू। अब आगे वाले सारे आर्टिकल मज़ेदार हैं तो वो कल की क्लास में देखेंगे, ये नोट कर लेना।